नेपाल के बाद अब फ्रांस में प्रदर्शन के गुस्से का तूफान उभर चुका है। राजधानी पेरिस में सरकार के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस में जनता ने प्रधानमंत्री इमैनुअल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की और पुलिस पर पथराव किया। इन प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग के आह्वान से हुई थी। जनता अब सड़कों पर उतर आई है और सरकार के वित्तीय प्रबंधन और जन कल्याण पर सवाल उठा रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मैक्रो सरकार ने जनता की जिंदगी सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण से बाहर है। ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो चुका है। जगह जगह कूड़ेदानों में आग लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारी हर गतिविधि पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रांस के गृह मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक चरण में लगभग 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में सुरक्षा बल तैनात कर अवरोध हटाने की कार्रवाई जारी है। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। नेपाल की सड़कों पर अचानक शुरू हुआ जेन जी प्रदर्शन अब एक विकराल विद्रोह में तब्दील हो चुका है। युवाओं की अगुवाई में शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे एक ऐसे तूफान का रूप ले चुका है जिससे नेपाल का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल चुका है। केपी शर्मा ओली ने इस हाहाकार से घबराकर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लंबे समय से जनता के साथ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खेल रचने वाली इस वामपंथी सरकार के खिलाफ नेपाली युवाओं का क्रांतिकारी आक्रोश अभी भी शांत नहीं हुआ है। नेपाल में चल रहे प्रदर्शन का स्वरूप अभी थमा नहीं है। 3 दिन पहले शुरू हुए इस आंदोलन की स्थिति विकराल होती जा रही है। इस स्थिति को संभालने के लिए नेपाल की सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। नेपाली सेना ने चेतावनी जारी की है कि मौजूदा गंभीर हालात का अनुचित लाभ उठाकर कुछ असामाजिक तत्व लूटपाट और आगजनी जैसी हरकतों में लगे। नेपाल सेना के प्रवक्ता ने कहा, कुछ तत्व इस प्रदर्शन की आड़ में नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह अनुचित और गैर कानूनी कार्य है जिन्हें हम गंभीरता से देख रहे हैं। यानी कुछ असामाजिक तत्व प्रदर्शनकारी युवाओं की छवि को खराब करने की और प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल की इस अशांति का असर भारत पर भी गहराई से पड़ा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश दिए। सीमावर्ती इलाके में नेपाल से आने जाने वाले लोगों की जांच तेज कर दी गई है। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हिंसा पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, युवाओं की मौत दिल दहला देने वाली है। नेपाल की शांति और स्थिरता दोनों देशों के लिए अति आवश्यक है। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। भारत ने फिर एक बार साबित कर दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं झुकता। भारत पर टैरिफ थोपने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे भारत की शक्ति और कूटनीति के सामने अपनी रणनीति पर पुनः विचार करने पर मजबूर हो गए। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ लगाने के बाद भारत उनके सामने झुक जाएगा, लेकिन भारत ने न केवल झुकने से इनकार किया बल्कि अमेरिका के सामने रूस, चीन और भारत की त्रिकोणीय ताकत दिखाई, जिससे ट्रंप की नींद उड़ गई। यही कारण है कि आज ट्रंप खुद प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं और ट्रेड बैरियर पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील नेगोशिएशन और टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वॉशिंगटन और दिल्ली की बातचीत जल्द ही किसी सफल नतीजे पर पहुंचेगी। दरअसल ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे सभी तरह के ट्रेड बैरियर खत्म करने के लिए आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वास्तव में ट्रंप के इस पोस्ट के लगभग 5 घंटे बाद पीएम मोदी ने भी एक्स पर लिखा,
भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ट्रेड नेगोशिएशन भारत अमेरिका पार्टनरशिप के असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बनेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का भी इंतजार कर रहा हूं। हम साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक बेहतर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। दरअसल भारत अमेरिका संबंधों को लेकर ट्रंप पहले ही 6 सितंबर को व्हाइट हाउस में बोल चुके थे कि ये संबंध बहुत ही खास है। उन्होंने कहा था कि वे पीएम मोदी के हमेशा दोस्त रहेंगे। ट्रंप ने कहा था, मैं हमेशा तैयार हूं, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। वह एक महान पीएम है, उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी। लेकिन इस समय जो कुछ वह कह रहे हैं या कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच कभी कभी कुछ पल ऐसे भी आते हैं। वास्तव में भारत पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर कुल 50% की दर लागू की थी। इसकी उन्होंने ये वजह रखी थी, भारत का रूस से तेल खरीदना और अमेरिकी व्यापार को प्रभावित करना। इस फैसले से भारत का करीब 85,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ था। हालांकि दोनों देशों की टीमें पिछले 6 महीने से बेहतर ट्रेड डील पर लगातार बातचीत कर रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों के लिए दृढ़ है। ट्रंप ने शुक्रवार 5 सितंबर को एससीओ समिट में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग को एक साथ देखकर कहा था कि रूस और भारत अब चीन के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। वास्तव में यह टिप्पणी भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक पकड़ को उजागर करती है और अमेरिका पर भारत के महत्व को बढ़ा देती है। भारत ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक संप्रभुता के लिए किसी के दबाव में नहीं आता। अमेरिका के टैरिफ और दबाव के बावजूद भारत ने मजबूती से अपनी कूटनीति का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इस दोस्ताना संवाद से साफ है कि दोनों देश अपने व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत देने के लिए तत्पर हैं। वास्तव में यह संबंध न केवल आर्थिक बल्कि वैश्विक रणनीति और सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है। भारत की ठोस कूटनीतिक, अमेरिका की दोस्ती और ट्रेड बैरियर पर विचार विमर्श यह दर्शाता है कि अब दोनों देशों का फोकस सहयोग और साझेदारी पर है, न कि टकराव पर। यही कारण है कि आज दुनिया भारत की ताकत और कूटनीतिक समझ का सम्मान कर रही है। कतर की राजधानी दोहा बीती रात भयावह धमाकों से दहल उठी। इजरायली सेना के मिडनाइट प्रहार ने आधी रात को हाहाकार मचा दिया और शहर के नागरिकों में दहशत फैल गई। इस घातक हमले की जिम्मेदारी इजरायली पीएम नेतन्याहू ने खुद ली। हमला इतना भयंकर था कि हमास के प्रमुख खलील अल हया बाल बचा और 6 अन्य की मौत हो गई। वास्तव में यह हमले का दृश्य युद्ध की भयावहता और सटीकता दोनों को दर्शाता है। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में मंगलवार रात कई जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी, जिसने शहर के निवासियों की भय में डाल दिया। इजरायली सेना ने स्पष्ट किया कि यह हमला हमास के सीनियर नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था। विशेष रूप से हमले का लक्ष्य हमास चीफ खलील अल हया था, जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास हमले में सीधे तौर पर जिम्मेदार था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलील अल हया इस हमले में बाल बचा, जबकि 6 अन्य लोग मारे गए। इस हमले की सटीकता और ताकत इस बात का प्रमाण है कि इजराइल ने अपने सैन्य और खुफिया संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि यह कार्रवाई संगठन के आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए की गई। दरअसल हमले के समय हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह हमला बेहद सटीक था और उन हमास नेताओं को निशाना बनाया गया जिन्होंने लंबे समय से संगठन की गतिविधियों का नेतृत्व किया। इजरायली अधिकारी ने पुष्टि की कि यह हमला कतर की राजधानी दोहा में हुआ। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई हमास की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और आतंकवादी योजनाओं को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। कतर लंबे समय से हमास के निर्वासित नेताओं का ठिकाना रहा है और दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। गाजा पर युद्ध विराम और 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत इस हमले के बाद और जटिल हो सकती है। इजरायली सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख
इयाल ज़मीर ने पहले ही कहा था कि विदेशों में मौजूद हमास नेताओं को भी निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने 31 अगस्त को कहा था कि हमास का अधिकांश नेतृत्व विदेश में है और हम उन तक भी पहुंचेंगे। इस हमले से इजराइल की रणनीति और कूटनीतिक ताकत स्पष्ट होती है। हमले के बाद कतर ने इजराइल की कड़ी आलोचना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मजिद अल अंसारी ने इसे हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर कायराना हमला कहा और सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मापदंडों का उल्लंघन करार दिया। वहीं इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी इजराइल से छूट नहीं मिलेगी। एक्स पर लिखते हुए उन्होंने आईडीएफ और शिन बेट के सही फैसले और सटीक निशाने की सराहना की और कहा कि आतंकवादियों को इजराइल के लंबे हाथों से कभी भी कोई छूट नहीं मिलेगी। वास्तव में यह हमला न केवल इजराइल की सैन्य क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ किसी भी स्थिति में सटीक और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। कतर और गाजा की परिस्थितियां इस हमले के बाद और अधिक जटिल और संवेदनशील हो गई है। इस हमले से स्पष्ट होता है कि मध्य पूर्व का तनाव और भी बढ़ सकता है और वैश्विक समुदाय की नजरें अब दोहा और इजराइल पर टिकी हुई है। भारतीय नौसेना को उसका बहुप्रतीक्षित मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल अब सौंप दिया गया है। यह युद्धपोत आज बुधवार को करवर नौसेना बेस के लिए कल रूस के कालिनिनग्राद से भारत की ओर चला था। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस यह स्टील्थ फ्रिगेट पश्चिमी सीमा की समुद्री सुरक्षा का अहम हिस्सा बनेगा। वास्तव में भारत द्वारा विदेश में तैयार किया गया ये अंतिम युद्धपोत न केवल एक युद्धपोत की वापसी है, बल्कि भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। यानी अब भविष्य में भारतीय जल सेना के लिए सभी युद्धपोत स्वदेश में ही बनाए जाएंगे। भारत की इसी स्वदेशी शक्ति को दर्शाता है आईएनएस तमाल। भारतीय नौसेना में 1 जुलाई 2025 को शामिल किया गया था, जो दुनिया का सबसे घातक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण रूस के यांतर शिपयार्ड में हुआ था। 24 फरवरी 2022 को लॉन्च किए गए इस युद्धपोत के समुद्री प्रशिक्षण नवंबर 2024 से जून 2025 तक चले, जिसमें इसके हथियार, सेंसर और अन्य सिस्टम की पूरी जांच की गई। कालिनिनग्राद से करवार तक की लगभग 2 महीने की यात्रा में आईएनएस तमाल ने कई दोस्त देशों के नौसैनिक अड्डों पर रुककर अपनी ताकत दिखाई। इसमें सेंट पीटर्सबर्ग, कैसाब्लांका, सौदा बे, नेपल्स, जिहाद और सुलाल शामिल है। 15 अगस्त 2025 को नेपल्स में जहाज पर भव्य परेड आयोजित की गई और चालक दल ने भारतीय दूतावास का दौरा भी किया। आईएनएस तमाल तलवार क्लास का 8वां युद्धपोत है और तुशील क्लास का दूसरा जहाज है, जो तलवार और टैग क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। ये 125 मीटर लंबा और 3900 टन वजनी है, जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में चल सकता है और 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसका नाम तमाल भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार से प्रेरित है और इसका शुभंकर जामवंत और रूसी भालू का संयोजन है। आईएनएस तमाल चारों तरफ के नौसैनिक युद्ध के लिए तैयार है, हवा, सतह, पानी के नीचे और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लगी हैं, जो समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना साध सकती हैं। इसके अलावा इसमें शटल 1 सरफेस टू एयर मिसाइलें, 100 मिलीमीटर की मेन गन, 30 मिलीमीटर AK-630 CYWS टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं। ये कामवोव 28 और कामोव 31 हेलीकॉप्टरों को भी ले जा सकता है, जो पनडुब्बी रोधी और हवाई निगरानी के लिए सक्षम है। आईएनएस तमाल में 26% स्वदेशी उपकरण हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, हमसा एनजी सोनार और सतह निगरानी रडार। इसे भारत रूस की साझेदारी में बनाया गया, जिसमें भारत की 33 कंपनियां शामिल हैं, जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा को नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये जहाज न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाव के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम से लैस है। आईएनएस तमाल पश्चिमी नौसेना कमान के स्वाडाम यानी वेस्टर्न फ्लीट का हिस्सा बनेगा, जो गुजरात से महाराष्ट्र तक समुद्री सुरक्षा संभालेगा।
इसकी कमान कैप्टन श्रीधर टाटा के पास है और इसे 250 नाविकों और 26 अधिकारियों का दल संचालित करेगा, जिन्हें सेंट पीटर्सबर्ग और कालिनिनग्राद में कठिन सर्दियों में प्रशिक्षण दिया गया है। भारतीय नौसेना अब पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की ओर बढ़ रही है। प्रोजेक्ट 18 के तहत 10,000 टन के नेक्स्ट जनरेशन डेस्ट्रॉयर्स बनाए जाएंगे, जो रेल गन और लेजर हथियारों से लैस होंगे। आईएनएस तमाल का आगमन एक युग के अंत और स्वदेशी नौसेना निर्माण के नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है।